देखो, साउथ कोरिया की तो बात हम कह सकते हैं कि वहां अनस्टेबिलिटी थी, गवर्नमेंट कई बदली है, ये बात सही है। पिछले 7 साल में साउथ कोरिया में 4-5 गवर्नमेंट बदली। लेकिन इंडोनेशिया के बारे में हम कैसे ये कहें? इंडोनेशिया में तो पिछले 35 साल से एक ही व्यक्ति बार बार राष्ट्रपति बनता रहा है और उसी की सरकार पिछले 35 साल से चल रही है और 8वीं बार वो फिर प्रेसिडेंट बन गया है। तो वहां तो भयंकर स्टेबिलिटी थी। फिर क्यों डूबा इंडोनेशिया? इंडोनेशिया की सरकार को भी प्रेस्क्रिप्शन यही मिला था IMF की तरफ से कि आप एक काम करिए, अपनी करेंसी का डिवैल्यूएशन करना शुरू कर दीजिए, आपका एक्सपोर्ट बहुत बढ़ जाएगा और जब एक्सपोर्ट बढ़ जाएगा तो डॉलर्स बहुत आएंगे आपके पास, आपके फॉरेन रिजर्व्स बहुत अच्छे हो जाएंगे वगैरह वगैरह, और आप एक्सपोर्ट ओरिएंटेड डेवलपमेंट के रास्ते पर चलना शुरू कर देंगे। तो इंडोनेशिया की सरकार ने पूरी ईमानदारी से इसको फॉलो करना शुरू कर दिया और पूरी ईमानदारी से जब उन्होंने इसको फॉलो करना शुरू कर दिया तो कहां तक ले गए वो अपने देश को? इंडोनेशिया में जब ये ग्लोबलाइजेशन शुरू हुआ था उस समय उनकी जो करेंसी थी, इंडोनेशिया की करेंसी है रुपया, हमारी करेंसी है रुपया। तो इंडोनेशिया की जो करेंसी है रुपया, वो $1 में 40 रुपया होता था जब ग्लोबलाइजेशन शुरू हुआ था। फिर उसके बाद उन्होंने क्या किया? दनादन डिवैल्यूएशन करना शुरू कर दिया, क्योंकि IMF का प्रेस्क्रिप्शन था कि जितना ज्यादा डिवैल्यूएशन आप करेंगे उतना ही आपका एक्सपोर्ट सस्ता हो जाता जाएगा और ज्यादा माल आपका बिकता चला जाएगा। तो डिवैल्यूएशन करते 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 कहां तक ले आए आप इमेजिन कर सकते हैं? इस समय इंडोनेशिया में $1 में 17,000 रुपया मिलता है। उन्होंने रिकॉर्ड तोड़ डिवैल्यूएशन किया अपनी करेंसी और इस उम्मीद में कि चलो इस साल हमारा एक्सपोर्ट बढ़ेगा, चलो अगली साल बढ़ेगा, फिर अगली साल बढ़ेगा, फिर अगली साल बढ़ेगा, फिर अगली साल बढ़ेगा। तो 7 साल से वो सपना देखते हुए आए हैं कि अब देखो एक्सपोर्ट बढ़ गया, अब देखो एक्सपोर्ट बढ़ गया, अब देखो एक्सपोर्ट बढ़ गया। और इस समय स्थिति ये है इंडोनेशिया की कि उनका एक्सपोर्ट पूरी तरह से ठप है। और अब इंडोनेशिया में कह दिया वहां के प्रेसिडेंट सुकर्नो साहब ने कि हमने अपने जीवन में ब्लंडर्स किए जो IMF के कहने पर ग्लोबलाइजेशन हमने चालू किया अपने देश में। ये इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट का स्टेटमेंट है। प्रेसिडेंटशिप की शपथ लेने के तुरंत बाद उसने जो भाषण दिया है इंडोनेशिया की पार्लियामेंट में, उसके शब्द ये हैं कि हमने ब्लंडर्स किए हैं, माने भयंकर भूल की है जो IMF के कहने पर अपने देश में ये ग्लोबलाइजेशन चालू किया। नतीजे क्या निकले हैं? इंडोनेशिया भी पूरी तरह से डूब चुका है और वहां की सरकारें भी कह रही हैं कि अब इस देश को वापस खड़ा करने में कम से कम 15 से 20 साल लग जाएंगे। इंडोनेशिया की खबरें भारत में करीब करीब रुकी हुई हैं क्योंकि हमारे देश के अखबारों में अभी इतनी चेतना का स्तर नहीं उठ पाया है कि जिन देशों में ये दुर्घटनाएं हो रही हैं उनका कवरेज ठीक से करें। कभी कभी घटनाएं आ जाती हैं छिटपुट, जैसे अभी परसों में देख रहा था एक फोटोग्राफ है इंडोनेशिया का कि पुलिस लाठीचार्ज कर रही है और किसानों का भयंकर प्रदर्शन हो रहा है पार्लियामेंट के बाहर। तो आर्मी खड़ी हुई है तोप लेकर, वो फोटोग्राफ मैंने देखा एक अखबार में। खबर क्या है? खबर नहीं है, खबर का ब्लॉकआउट किया गया है, बस 2 लाइन में लिख दिया गया है कि इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन के बाद जो वहां भयंकर बेरोजगारी हुई है, गरीबी पैदा हुई है और लोगों में जो मारामारी पैदा हो गई है, उसकी वजह से रोज पार्लियामेंट के सामने प्रदर्शन होते हैं, रोज पुलिस का लाठीचार्ज होता है, रोज आर्मी अपने डंडे बरसाती है, गोले चलते हैं, बारूद चलती है, बंदूकें चलती हैं और रोज लोग मरते हैं। उसका एक नमूना। और एक और देश है थाईलैंड, उसकी तो गजब ही कहानी है ग्लोबलाइजेशन। थाईलैंड ने 1990 में शुरू किया था ग्लोबलाइजेशन और थाईलैंड की इकोनॉमी तो इंडोनेशिया और साउथ कोरिया की तुलना में सिटी कंट्री की इकोनॉमी, हमारी तुलना में भी 2 जिलों की इकोनॉमी जैसी है थाईलैंड की। लेकिन उन्होंने भी इसी दौड़ में शामिल होकर कि अब देखिए ग्लोबलाइजेशन हो रहा, हम पीछे थोड़ी रह सकते हैं किसी से। अगर हम नहीं दौड़ेंगे सबके साथ तो हम तो पीछे रह जाएंगे। तो इसी डर में इंडोनेशिया की सरकार के साथ साथ थाईलैंड की सरकार ने भी कदम से कदम मिला के चलना चालू कर दी। उनको मालूम नहीं था कि मेढक जो है अगर हिरन की तरह से दौड़ना शुरू करे तो नुकसान मेढक का ही होने वाला है, हिरन का नहीं। अब वो चालू हो गए। हमारे देश में भी कुछ ऐसे बेवकूफ हैं जो कहते हैं कि हम पीछे थोड़ी रह सकते हैं किसी से। अमेरिका दौड़ रहा है, यूरोप दौड़ रहा है, तो हमको भी तो दौड़ना है उनके साथ। आखिरकार आप 18वीं शताब्दी में थोड़ी जी सकते हैं। तो ऐसे ही थाईलैंड में भी उनके लगे, सरकार को लगा कि पीछे थोड़ी रह सकते। तो जो कुछ पड़ोस में हो रहा है हम भी करेंगे, तो पड़ोसी के घर में ये हो रहा है तो हम भी करेंगे अपने घर में। तो थाईलैंड की सरकार भी चालू हो गई ग्लोबलाइजेशन लिबरलाइजेशन। अब उन्होंने भी डिवैल्यूएशन करना चालू कर दिया। उनके यहाँ क्या एक शौक लगा थाईलैंड की सरकार को कि हमारे आजू बाजू की सरकारें बहुत शॉर्ट टर्म लोन ले रही हैं, हम भी लोन लेना चाहते। तो उन्होंने भी चालू कर दिया लोन लेना। और ऐसा लगा बीच के 3-4 साल के थाईलैंड में जो जितना ज्यादा लोन ले आए वही सबसे बड़ा फाइनेंस मिनिस्टर वहां पे। हमारे देश में भी ऐसा है।
कि जो फाइनेंस मिनिस्टर हिंदुस्तान को सबसे ज्यादा विदेशी कर्जे के गड्ढे में पहुंचा दे उसी को बेस्ट फाइनेंस मिनिस्टर कहते हैं। तो यही थाईलैंड में भी हो गया। तो उन्होंने भी लोन लेना चालू कर दिया देखा देखी पड़ोसी देशों से दौड़ने के चक्कर में। अब वहां क्या हुआ है, अब वो भी बेचारे डूब गए हैं। कहते लोन इतना ले लिया है थाईलैंड की गवर्नमेंट ने, उसका ब्याज चुकाने का पैसा नहीं है, इतनी उनकी नेशनल इनकम है। अब नेशनल इनकम नहीं है, विदेशी कर्जे का ब्याज नहीं चुका सकते, तो वहां के प्राइम मिनिस्टर ने तो एक अद्भुत काम किया है जिसको मैं दुनिया में एकदम एक्सट्रीम मानता हूं। क्या किया उस प्राइम मिनिस्टर ने, एक दिन उसने पार्लियामेंट में घोषणा की कि चूंकि हमने ग्लोबलाइजेशन लिबरलाइजेशन कर दिया तो उसमें तो अब देश तो डूब ही गया है, विदेशी कर्जा बहुत चढ़ गया है, इसका ब्याज भी चुकाना है हमको, और अब हमारे पास कुछ ऐसा है नहीं जिसको बेचकर हम हमारे विदेशी कर्जे का ब्याज चुका सके। तो अब हम नई पॉलिसी ला रहे हैं, ये प्राइम मिनिस्टर कह रहा है उनके पार्लियामेंट में कि हम नई पॉलिसी ला रहे हैं कि थाईलैंड में प्रोस्टिट्यूशन को लीगल बिजनेस बना दिया जाए। तो प्राइम मिनिस्टर कह क्या रहा है, सुनिए उसके शब्दों कि हमारे पास कुछ भी ऐसा नहीं है जिसको बेचकर हम हमारे विदेशी कर्जे के ब्याज को चुका सके, तो अब हम हमारी माताओं और बहनों के शरीरों को बेचेंगे, उससे कुछ डॉलर्स आएंगे, उससे विदेशी कर्जे का ब्याज चुकाएंगे। बहुत खुशी की बात है। और अंत में उसने एक बुद्धिशाली बात कही, बुद्धिमता का स्टेटमेंट उसका है। उसने कहा कि मैं भारत सरकार को चेतावनी देना चाहता हूं। थाईलैंड का प्राइम मिनिस्टर है कि मैं भारत सरकार को चेतावनी देना चाहता हूं कि वो इस ग्लोबलाइजेशन के रास्ते पर जितनी जल्दी हो चलना बंद कर दे, नहीं तो भारत का जो नुकसान होगा उसकी कल्पना हम नहीं कर सकते। हमारा देश तो भारत की तुलना में सिटी कंट्री है, और सही बात है, हमारे देश के 2 जिलों के बराबर है थाईलैंड। तो वो कह रहा हमारा देश तो भारत की तुलना में एक सिटी कंट्री है, हम डूबे हैं तो इतना भयंकर नुकसान हुआ है, अगर भारत डूबेगा तो कल्पना नहीं कर सकते क्या होगा। ये थाईलैंड की हालत। और इन सब देशों की हालातों को समझकर एक और उदाहरण ले लें। कभी कभी किसी को गलतफहमी हो सकती है कि राजीव भाई आपने ये जितने उदाहरण दिए सब एशियन कंट्रीज के उदाहरण हैं, तो थोड़ा एशिया से दूर चलिए, लैटिन अमेरिका में चलते हैं, वहां देखें क्या हो रहा है। तो लैटिन अमेरिका में ग्लोबलाइजेशन और लिबरलाइजेशन करने वाला सबसे बड़ा देश कोई था तो उसका नाम था ब्राजील। ब्राजील ने 1988 से ये चक्कर चालू कर दिया अपने देश में, और 1988 से चला जो ग्लोबलाइजेशन लिबरलाइजेशन ब्राजील में, तो उसके नतीजे क्या निकले, 1995 में आके पूरा का पूरा ब्राजील की इकोनॉमी कोलैप्स हो गई। इंडोनेशिया कोलैप्स हुआ, मलेशिया कोलैप्स हुआ, साउथ कोरिया कोलैप्स हुआ। लास्ट ईयर ब्राजील उसके करीब 2 साल पहले कोलैप्स हो चुका 95 में। और पूरी की पूरी ब्राजीलियन इकोनॉमी जब डूब गई तब वहां एक नए तरह की रेनेसांस की बात हुई। और क्या हुआ, एक बिल्कुल यंग एज का 37 साल का एक नौजवान निकला वहां से ब्राजील में, और उसने एक नारा दिया, बी ब्राजीलियन एंड बाई ब्राजीलियन, माने स्वदेशी उनके लिए। और चला ब्राजील में 2-2.5 साल स्वदेशी का आंदोलन। उस आंदोलन की गर्मी पर वो नौजवान प्रेसिडेंट बनकर पहुंचा, ब्राजील की पार्लियामेंट में पहुंच गया, और उस नौजवान ने पूरे देश की इकोनॉमी को बिल्कुल यू टर्न दे दिया है। और ब्राजील की इकोनॉमी को उस नौजवान ने, जो जिसको पॉलिटिक्स का अनुभव नहीं है बिल्कुल, लेकिन अपने देश से प्यार है उस आदमी को, उसकी देशभक्ति पर कभी संदेह नहीं हो सकता, उसने कहा कि ये दुनिया में कौन कहता है कि IMF और वर्ल्ड बैंक की पॉलिसीज पर चलकर ही विकास होता है, और ये दुनिया में कौन कहता है कि अमेरिका जिस रास्ते से चलकर विकसित हुआ है उसी रास्ते पर चलकर हम विकसित होंगे। ये कौन कहता है कि यूरोप में जो अर्थशास्त्र की परिभाषाएं हैं वही अर्थशास्त्र की परिभाषाएं सारी दुनिया पे लागू होंगी एक साथ। यूरोप की जो परिस्थितियां हैं, अमेरिका की जो परिस्थितियां हैं, वो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज से बिल्कुल फर्क है। तो उसकी जो इंटेलिजेंसी है उसको मैं प्रणाम करता हूं, उस आदमी की इंटेलिजेंसी की मैं दाद देता हूं। उसने ये कहा मालूम है तो मुझे मेरे देश की परिस्थितियों के अनुसार अपनी पॉलिसीज बनानी पड़ेगी, और उसने बिल्कुल यू टर्न किया। और IMF वर्ल्ड बैंक वालों को उसने एक दिन ललकार के कहा, इस बात को हमारे देश में दबाया गया है, इस देश के अर्थशास्त्री भी इसको सोचते नहीं है। हमारे यहाँ कई लोग कहते हैं कि ये कैसे संभव है, लेकिन उसने कह दिया और करके दिखाया। उसने क्या किया कि IMF और वर्ल्ड बैंक से जितना कर्ज लिया था ब्राजील में पुरानी सरकारों ने, उसका उसने हिसाब लगाया, और हिसाब जब उसने लगाया तो उसको पता चला कि जितना कर्जा उसकी पुरानी सरकारों ने लिया है उसका 3 गुना तो उसने चुका दिया है। तो उसने
उसने ताल ठोक के सबसे पहली बार वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में कहा कि मैं 1 पैसा वापस करने वाला नहीं। वर्ल्ड बैंक बनाया था, किसी को कुछ करना है उसका। बहुत टीका हुई सारी दुनिया में, और बहुत बड़े अर्थशास्त्री हैं जो प्रो अमेरिकन और प्रो यूरोपियन लॉबी के अर्थशास्त्री हैं, जिनके स्कूल ऑफ थॉट्स में वही बातें चलती हैं जो हार्वर्ड स्कूल में चलती हैं, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में चला करती है। उन्होंने आलोचना करना शुरू किया कि अरे ये कैसे हो सकता है, आपने जो कर्ज लिया है आपकी वो लायबिलिटीज है, आप उसको चुकाएंगे नहीं तो आप तो बहुत गलत काम कर रहे हैं, गलत परंपरा डाल रहे हैं। उसने दो टूक बात कहना शुरू किया कि मैंने जितना कर्ज लिया है उससे 3 गुना ज्यादा मैंने चुका दिया है, इसलिए मेरा कर्ज तुम्हारे ऊपर है, वो वापस करो पहले। और घोषित रूप से उसने कह दिया कि अमेरिका में अगर दम है तो ब्राजील पर आक्रमण करके देख ले, क्योंकि ब्राजील अमेरिका की वही है। और दूसरा काम उसने क्या किया, एक एक करके अमेरिकन कंपनियों को बिना मुआवजा दिए, बिना कंपेंसेशन दिए मार मार के भगाना शुरू किया। पेप्सी कोला भागा वहां, कोका कोला भागा वहां, कॉपर कोनेकॉट कॉर्पोरेशन भागा वहां, ओडीआर भागा वहां, जनरल मोटर्स भागा वहां, जनरल इलेक्ट्रिक भागा वहां। और उसने घोषणा कर रखी थी, एक युद्ध छेड़ रखा था कि अगर आप गए नहीं तो मैं आपकी संपत्ति जब्त करूंगा। 1 पॉइंट प्रोग्राम उसने चलाया। और उसने कहा कि मुझे मेरे देश की अर्थव्यवस्था की बातें अब समझ में आती है, मुझे क्या करना है ये मुझे तय करना। उसकी सुविधा ये थी कि उसके पास मेजॉरिटी बहुत अच्छी थी पार्लियामेंट, तो उसके पास मुश्किल नहीं थी किसी का वो विरोध खड़ा होगा। तो उसने एक एक करके वो सारी चीजें अपने देश में लागू की। और सबसे अंतिम चीज जो मैं आपको उसकी बताना चाहता हूँ, आप आश्चर्य करेंगे, उसने कहा कि दुनिया में कौन तय करता है कि डॉलर रिवैल्यू होगा और मेरा करेंसी डिवैल्यू, ये कौन तय करेगा? मैं तय करूंगा कि मेरी करेंसी का रेट डॉलर के साथ क्या होगा। हाँ, ये उसने कहा। और उसने कहा कि मैं तय करूंगा कि मेरी करेंसी का रेट क्या होगा, ये अमेरिका थोड़ी तय करेगा कि मेरी करेंसी का रेट अमेरिकन करेंसी के तुलना में क्या होगा। तो उसने पूरी हिम्मत के साथ अपनी करेंसी का रिवैल्यूएशन करना शुरू किया। और आज आपको मैं जानकारी दे दूं कि ब्राजील की करेंसी है क्रूजर, $1 = 1 क्रूजर है अंतरराष्ट्रीय। और उसने कैलकुलेशन भी की। उसने कहा कि जो ट्रेड डेफिसिट अमेरिका का है और जो ट्रेड डेफिसिट मेरा है, इस पर से कैलकुलेशन मैं कर रहा हूं, और कोई उसके कैलकुलेशन को चैलेंज नहीं कर पाया। और उसने उस दिन से कहा कि गरीब दुनिया के सभी देशों की सरकारों को मैं अपील करना चाहता हूं कि वो अपने अपने कान खोलें, आंखें खोलें और इन सारे हिसाबों को करना शुरू करें। उनके साथ बहुत बड़ा धोखा हो रहा है डिवैल्यूएशन के नाम पे। और आज मैं आपको जानकारी दे दूं कि 1995 में जो ब्राजील कोलैप्स हो चुका था पूरी तरह से, 1998 जनवरी में वो ब्राजील अब लैटिन अमेरिका में सबसे मजबूत इकोनॉमी बन, और दुनिया की तमाम मल्टीनेशनल उसके सामने लाइन लगाकर खड़ी हुई हैं और कह रही हैं कि आप अपनी शर्तें बताइए, हम आपकी शर्तों पर आना चाहते हैं आपके बाजार। तो जानते हैं क्या कहता, मार्केट मेरे पास है इसलिए टर्म्स कंडीशन मैं डिक्टेट करूंगा, आपको मेरा मार्केट चाहिए, मुझे आपकी जरूरत नहीं है। और हमारे यहाँ बहुत जो खिसियानी हंसने वाले लोग हैं ना, वो कहते हैं बैगर्स आर नो चूजर्स। हम बैगर्स नहीं है, दुनिया के सबसे बड़े मार्केट के मालिक हैं हम, तो हम टर्म्स कंडीशन डिक्टेट करेंगे। ये उसने कहा कि मेरे पास सबसे बड़ा मार्केट है, इतना बड़ा मार्केट अमेरिका में नहीं है, इतना बड़ा मार्केट यूरोप के देशों में नहीं है जितना बड़ा मेरे पास है। और उसने एक काम और किया कि उसने क्या किया कि उसके आजू बाजू के जो देश हैं, अर्जेंटीना है, चिली है, कोस्टा रिका है, कोलंबिया, इनके साथ एक पैरेलल गेट बना लिया और उस गेट के बाहर अमेरिका को कर दिया। पहले तो बाहर कर दिया अमेरिका को कि अमेरिका की कोई जरूरत नहीं। फिर अमेरिका वाले सामने से आके सरेंडर करके कह रहे भाई हमको भी शामिल करो इसमें, अगर हम शामिल नहीं होंगे तो हमारी इकोनॉमी डूबने जा रही है। क्योंकि आपको जानकारी नहीं है, अमेरिका में प्राइमरी प्रोडक्ट्स लैटिन अमेरिका से जाते हैं। अगर लैटिन अमेरिका वाले अपने दरवाजे बंद कर दें और ये तय कर लें कि हम जो प्राइमरी प्रोडक्ट्स अमेरिका को भेज रहे हैं ये अमेरिका में नहीं जाएंगे, हम एशिया में भेजेंगे या यूरोप में भेजेंगे, अमेरिका दम तोड़ सकता है। इसलिए अमेरिका वालों ने सामने से रिक्वेस्ट करके उनके साथ उसमें ज्वाइन करने की बात कहना शुरू किया। तो उसने अमेरिका को ज्वाइन कराया, लेकिन अमेरिका की नाक रगड़वा दी उस एक आदमी, और उसने ये सिद्ध कर दिया कि अमेरिका सिर्फ कागजी शेर है, उसमें कोई दम बम नहीं। और आज उस ब्राजील को उसने बिल्कुल यू टर्न देकर अपने तरीके के, अपने सपनों के ब्राजील को बनाने के रास्ते पर कदम रख दिया है।
और वो इकोनॉमी जो चला रहा है वो इकोनॉमी कुछ ऐसी खास बात नहीं है। वो स्वदेशी का बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्टर है और वो कहता है कि कोई माल मेरे देश में पैदा होता है और मेरे देश की इकोनॉमी में मेरे देश के लोगों को उससे रोजगार मिलता है, तो मैं क्यों ना वो माल इस्तेमाल करूं, विदेशी माल क्यों खरीदूं। ये उसका एक छोटा सा सर्वमान्य प्रिंसिपल है। तो ये दो परिस्थितियां अलग अलग कि एक तरफ एशियन देश हैं जो डूबे हैं और एक तरफ लैटिन अमेरिका में जो सबसे ज्यादा बर्बाद होकर उभर रहा है ब्राजील। ये दो कहानी हम सबके सामने है और तब इन दो कहानियों के रेफरेंस के साथ मैं मेरे देश की चर्चा आपसे करना चाहता हूँ कि मेरे देश में क्या हो रहा है। मेरे देश में भी 1991 से ग्लोबलाइजेशन हो रहा है और हमारे यहाँ भी ग्लोबलाइजेशन के नाम पर हमारे देश की इकोनॉमी में जो रिसेशन आया था 1990-91 में, उस रिसेशन को दूर करने के लिए ग्लोबलाइजेशन की बात कही गई थी। इसको मत भूलिए, बार बार मैं रेखांकित करना चाहता हूँ। 1990 के इकोनॉमिक रिसेशन को दूर करने के लिए ग्लोबलाइजेशन हुआ था, एक बात। और दूसरी बात, हमारे पास इंपोर्ट बिल भरने का पैसा नहीं है, सिर्फ 3 सप्ताह का बिल हम दे सकते हैं। इतनी हमारे पास विदेशी मुद्रा की कमी है, इतनी बीओपी क्राइसिस है। तो इस बीओपी क्राइसिस को दूर करना है तो आईएमएफ वर्ल्ड बैंक के पास जाना ही पड़ेगा। इन दो बातों के साथ इस देश में ग्लोबलाइजेशन शुरू हुआ था। तो क्या क्या किया हमारी सरकार ने? हमारी सरकार ने वो सब कुछ लागू किया जो आईएमएफ ने कहा, वर्ल्ड बैंक ने कहा। बस इतनी सी बात थी कि आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक ने जो कुछ हमारी सरकारों से कहा उसको थोड़े कम स्पीड से इस देश में लागू किया गया। अच्छा ही हुआ, नहीं तो हमारी हालत अब तक साउथ कोरिया जैसी हो गई होती। देर नहीं लगी होती हमको भी वो हालत में पहुंचे। तो शुरू हुए इस देश में रिफॉर्म्स। तो सबसे पहला काम क्या हुआ? करेंसी का डिवेल्युएशन किया। डर क्या था उसके पीछे कि हम जब भारतीय करेंसी का अवमूल्यन करेंगे तो हमारा एक्सपोर्ट बहुत बढ़ जाएगा और एक्सपोर्ट बढ़ जाएगा तो डॉलर्स बहुत आएंगे, डॉलर्स बहुत आएंगे तो हम इंपोर्ट अच्छे से कर सकेंगे, इंपोर्ट अच्छे से कर सकेंगे तो टेक्नोलॉजी अच्छी आ सकेगी वगैरह वगैरह। फिर उसके साथ ढेर सारी बातें जुड़ी हुई। तो मैं जानना चाहता हूँ आप सबसे, आप तो सब ज्यादा विद्वान लोग हैं, आप तो ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं, मैं तो अर्थशास्त्र ज्यादा समझता नहीं, कि 1990 में जो इकोनॉमिक रिसेशन था मार्केट में और आज जो इकोनॉमिक रिसेशन है, इसके बारे में आप कुछ कंपैरिजन कर सकते हैं? फिक्की के लोगों का ये मानना है, ये मेरा मानना नहीं है। फिक्की में मेरा लेक्चर हो चुका है पिछली बार मुंबई और एसोकेम के भी लोग भी उसमें रहे। उनका ये मानना है कि राजीव भाई 1990-91 में जो रिसेशन था भारत के बाजार में, उससे कम से कम 10 टाइम्स ज्यादा रिसेशन इस समय है भारत के बाजार। और मैं बिना नाम लिए वो कहना चाहता हूँ, इस देश के एक इतने बड़े एम्पायर के मालिक जिनका टर्नओवर कम से कम 2.5 से 3 हजार करोड़ के आसपास है, उनका ये कहना है और ये सभी लोगों का कहना है, मैं तो जहाँ जहाँ जाता हूँ सबसे यही सुनता हूँ, राजीव भाई पिछले 40 साल में ऐसी आर्थिक मंदी मैंने नहीं देखी भारत के बाजार में जो 1.5 साल से चल रही। तो पिछले 40 साल में ऐसी मंदी अगर नहीं आई भारत के बाजार में जो पिछले 1.5 साल से चल रही है, तो प्रश्न उठता है कि हमारे यहाँ तो ग्लोबलाइजेशन मंदी दूर करने के लिए शुरू हुआ था। तो जब ग्लोबलाइजेशन इस देश की मंदी दूर करने के लिए हुआ था शुरू, तो मंदी ही इस देश में अगर ज्यादा बढ़ रही है तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि गलत रास्ते पर आप चल रहे हैं। अगर आप डॉक्टर के पास जा रहे हैं और डॉक्टर साहब आपको दवा दे रहे हैं, दवा लगातार खाने के बाद भी आपका टेम्परेचर बढ़ता चला जा रहा है, तो क्या बुद्धिमानी आप करना पसंद करेंगे? उसी डॉक्टर पर भरोसा करेंगे जो टेम्परेचर इतना बढ़ा चुका है कि आपकी मृत्यु हो जाए, या कोई नया डॉक्टर पसंद करेंगे? बुद्धिमानता क्या कहती है? अगर आप इडियट होंगे तो वो जो डॉक्टर पिछले कुछ वर्षों से आपके ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहा है उसी को एक्सपेरिमेंट करते देते, और हो सकता है उसमें आपका घर भी चला जाए, आपका स्वास्थ्य भी चला जाए और आप भी चले जाए। और अगर आप इंटेलिजेंट होंगे तो तुरंत अपना डॉक्टर बदलेंगे। क्यों? क्योंकि आपको डॉक्टर की बुद्धि पर कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन मार्क लगना शुरू हो जाएगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि डॉक्टर का डायग्नोसिस गलत हो। मान लीजिए बीमारी आपको कुछ और है और डॉक्टर दवा कुछ और दे रहा है, तो उसका साइड इफेक्ट है कि टेम्परेचर बढ़ता चला जा रहा है, तो आपको तुरंत लगेगा कि शायद डॉक्टर का डायग्नोसिस गलत हो। या ये भी लग सकता है कि डॉक्टर का डायग्नोसिस गलत नहीं हो, लेकिन डॉक्टर ने जो दवाएं प्रेस्क्राइब की हैं वो गलत हो। तो आप एक नहीं 10 डॉक्टर बदलना पसंद करेंगे, क्योंकि अपने जीवन के साथ रिस्क कोई नहीं लेना चाहता। तो देश की जिंदगी के साथ रिस्क कैसे लिया जा सकता है? मैं तो सिर्फ एक छोटा सा प्रश्न करता हूं इस देश के उन तमाम अर्थशास्त्रियों से जिनको अब जवाब देने के लिए जगह नहीं है इस देश में, जिन्होंने कभी ग्लोबलाइजेशन का समर्थन किया था। मैं उनसे सिर्फ इतना सा पूछता हूं कि 1990 में जो मंदी थी, वो मंदी दूर करने के लिए अगर आपने लिबरलाइजेशन ग्लोबलाइजेशन किया था, तो मंदी दूर क्यों नहीं हुई? उल्टे मंदी और बढ़ क्यों गई? और दूसरा कि हमारे देश का जो विदेशी मुद्रा का अकाउंट था, जो खाता था,
उसमें जो विदेशी मुद्रा थी हमारे पास कितनी थी, कितनी विदेशी मुद्रा थी? तो भारत सरकार के आंकड़े बताते हैं कि 1991-92 में हमारे पास जो विदेशी मुद्रा का अकाउंट है उसमें 7 to 8 बिलियन डॉलर था बस। तो उस विदेशी मुद्रा के खाते को भरने के लिए हमने हमारे देश में ग्लोबलाइजेशन चालू किया था। तो मैं पूछना चाहता हूं कि पिछले 7 साल में हमारे विदेशी मुद्रा का खाता कितना भर गया, कितना भरा है खाता? तो अभी भारत सरकार के फिगर्स हैं, वो ये कहते हैं कि कम से कम इस समय हमारे देश के विदेशी मुद्रा खाते में 30 बिलियन डॉलर जमा है। तो वो ये कह देते हैं कि 7 बिलियन डॉलर था, अब हमने 30 बिलियन डॉलर कर दिया, इसका माने 23 बिलियन डॉलर ज्यादा आ गया। लेकिन प्रश्न ये है कि ये जो 23 बिलियन डॉलर ज्यादा आया, ये आया कहां से? तो मुझको बहुत संतोष होता कि ये आया है, भारत का माल बेचा है विदेशी बाजारों में, उससे कमाई हुई है। बहुत अच्छी बात है, आपने 23 बिलियन डॉलर की कमाई की है। लेकिन फिर मैंने जब एक बार पार्लियामेंट में सवाल पूछ पाया, पिछला पार्लियामेंट जो डिसॉल्व हुआ, तो भारत सरकार का जवाब आया कि इसमें से अधिकांश आया है विदेशी कर्जे के रूप में। तो किस बात की पीठ ठोके भाई आपकी? विदेशी कर्ज ले लिया है तो ये चुकाना भी पड़ेगा, ये आपकी कोई आमदनी तो है नहीं। और दूसरा भारत सरकार का ये कहना है कि इसमें 2 चीजों से ज्यादा प्रमुखता से पैसा आया है। एक तो ज्यादा आया है विदेशी कर्जे के रूप में, और दूसरा है FCNR डिपॉजिट। माने हमारे देश में फाइनेंशियल मार्केट जो खोला गया और विदेशों की जो वित्तीय पूंजी आना शुरू हुई, जो फाइनेंशियल कैपिटल आना शुरू हुई, उस फाइनेंशियल कैपिटल के माध्यम से कुछ पैसा आया है। तो ज्यादा पैसा विदेशी कर्जे के रूप में है और बचा हुआ पैसा फाइनेंशियल कैपिटल के रूप में। तो मैं आपको जानकारी दे दूं कि ये फाइनेंशियल कैपिटल किसी की सगी नहीं होती। ये आज आपके मार्केट में है, कल आपके मार्केट से सिंगापुर चली जाएगी, परसों हांगकांग चली जाएगी, फिर थाईलैंड चली जाएगी, फिर टोक्यो भी चली जाएगी। ये किसी की सगी नहीं होती। फाइनेंशियल कैपिटल के बारे में बिल्कुल भरोसा नहीं किया जा सकता। और किसी भी देश के बाजार में अगर ज्यादा फाइनेंशियल कैपिटल आ गया तो इसका मतलब यह भी नहीं है कि उस देश में उत्पादकता बढ़ गई है। फाइनेंशियल कैपिटल माने सट्टा बाजारी में पूंजी ज्यादा आ गई आपके पास। और अगर सट्टा बाजार में, शेयर बाजार में कुछ ज्यादा पूंजी आ गई है बाजार में, तो उससे ना तो उत्पादन बढ़ने के संकेत मिलते हैं, ना तो उससे रोजगार बढ़ने के संकेत मिलते हैं, ना उससे देश का GDP बढ़ने का संकेत मिलता है, ना उससे देश का एक्सपोर्ट बढ़ने का संकेत मिलता है। वो तो जुए का लक्ष्मी है, जुए की पूंजी है। वो आज आपके पास है, कल किसी और के पास चली जाएगी। फाइनेंशियल कैपिटल तो अपना मार्केट ढूंढती रहेगी। और जो आई वो जाना शुरू भी हो गई है। जिस दिन से फाइनेंशियल कैपिटल हिंदुस्तान में से जाना शुरू हुई है, उसी दिन से हिंदुस्तान का शेयर बाजार जमीन पर धराशायी है। एक महीने में कितनी फाइनेंशियल कैपिटल भारत से जा रही है? नवंबर के महीने में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के आंकड़े बताते हैं, नवंबर 1997 में 500 करोड़ की फाइनेंशियल कैपिटल यहां से गई है एक ही महीने। कैपिटल 2 तरह की होती है, एक तो जिसको मैं असली कैपिटल मानता हूं और एक उसको नकली कैपिटल। ये फाइनेंशियल कैपिटल वो नकली कैपिटल है, जिससे देश का ना तो उत्पादन बढ़ता है, ना देश में रोजगार बढ़ता है, ना देश का GDP बढ़ता है, कुछ भी फायदा नहीं होता। और असली कैपिटल होता है तो शायद उससे देश का कुछ फायदा होता। तो असली कैपिटल का हुआ क्या? मैं अपनी बात नहीं कह रहा, 3 दिन पहले का नवभारत टाइम्स आप उठा के देख लीजिए, आज से ठीक 3 दिन पहले का। तो उसमें भारत सरकार के उद्योग मंत्रालय की तरफ से एक विज्ञप्ति छपी है। क्या विज्ञप्ति छपी है? उसमें उद्योग मंत्रालय कह रहा है कि पिछले 7 साल में हमने जितने एग्रीमेंट साइन किए विदेशी पूंजी भारत में लाने के, उसमें से सिर्फ 1/4 विदेशी पूंजी आई है। माने जितने प्रपोजल सैंक्शन हुए हैं पिछले 7 वर्षों में फॉरेन इन्वेस्टमेंट के, उन प्रपोजल्स में 25% प्रपोजल एक्चुअल इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट हो पाए हैं। पूंजी आई कहाँ है? आपने तो ढोल पीटा था कि पूंजी लेके आएंगे इस देश में, पूंजी क्यों नहीं आई आपके? और सच्चाई ये है कि जब इस देश में ढोल पीटा जा रहा था कि विदेशी पूंजी आएगी, विदेशी पूंजी आएगी, विदेशी पूंजी आएगी, और ये तर्क दिया जाता था, हमारे देश में कुछ अर्थशास्त्री ये तर्क भी देते हैं कि बाहर से इन्वेस्टमेंट के रूप में पूंजी आए वो ज्यादा अच्छा है बनिस्बत कर्जे में ली गई पूंजी के। तो उसका तर्क कहाँ जाता है? तर्क वहां तक जाता है कि हमने अगर कर्जे के रूप में पूंजी ले ली है बाहर से, तो उसमें जो इंटरेस्ट पेमेंट देना पड़ता है वो ज्यादा होता है बनिस्बत बाहर से आई हुई पूंजी पर लाभांश देने के। माने विदेशों से पूंजी आए, उस पर अगर डिविडेंड देना पड़े तो वो कम है बनिस्बत उसके कि बाहर से पूंजी आए और उस पर इंटरेस्ट पेमेंट देना पड़े। तो हिसाब लगा लीजिए, विदेशी पूंजी आई जिस पर लाभांश देना है वो सिर्फ 24%। तो क्या हुआ? इसका माने बाकी 75% कहां से आई? तो बाकी 75% आई है कर्जे के। ये सरकार खुद कह रही है, मैं नहीं कह रहा। 3 दिन पहले का नवभारत टाइम्स की खबर दे रहा है।
तो इसका माने ग्लोबलाइजेशन हैज फेल्ड 100%। क्योंकि जिन दो बड़े उद्देश्यों के लिए आपने ग्लोबलाइजेशन किया वो दोनों उद्देश्य पूरे नहीं हुए आपके। तो हो क्या गया है, इसके उल्टा बहुत कुछ हो गया है इस देश में, जिसका विश्लेषण करना बहुत जरूरी है। और मैं मानता हूं कि पिछले 7 साल में जो कुछ इस देश में ग्लोबलाइजेशन के नाम पर हुआ है उस पर व्हाइट पेपर आना ही चाहिए पार्लियामेंट में, ताकि पता तो चले कि किसने क्या क्या किया है इस देश में। तो पिछले 7 साल में क्या हो गया है, कुछ उसका एक अंदाजा हम लगा सकते हैं कि ग्लोबलाइजेशन के नाम पर पिछले 7 वर्षों में हमारी करेंसी का 120% डिवैल्यूएशन हो चुका है। मई के महीने में $1 18 रुपए का था, अब $1 40 रुपए का हो गया है। तो 120% डिवैल्यूएशन हो चुका है। इसका नतीजा क्या निकला कि आपका जो निर्यात है दुनिया के बाजारों में, जो एक्सपोर्ट है, वो एक्सपोर्ट खड्डे में जा रहा है आधे से ज्यादा। मतलब क्या है इसका कि पहले जब आप दुनिया के बाजार में $1 कमाने के लिए माल बेचते थे तो आपको 18 रुपए का माल बेचना पड़ता था। अब उसी $1 को कमाने के लिए जब आप माल बेचते हैं तो आपको 40 रुपए का माल बेचना पड़ता है। डॉलर तो एक ही आ रहा है ना, माल आपका 40 रुपए का जा रहा है। 1991 में उसी $1 की कमाई करने के लिए हमको 18 रुपए का माल बेचना पड़ता था। आज उसी $1 की कमाई करने के लिए हमको 40 रुपए का माल बेचना पड़ता है। बात बहुत स्पष्ट है कि 60% सामान हमारा खड्डे में जा रहा है, माने हम मुफ्त में दे रहे हैं, उसमें से कुछ आ नहीं रहा। और एक दूसरा नुकसान क्या हुआ कि बाहर से जो हम इंपोर्ट किया करते थे वो इंपोर्ट का बिल बढ़ गया है। पहले हम अगर $1 का तेल खरीदते थे, डीजल खरीदते थे, तो उसके लिए 18 रुपया खर्च करना पड़ता था। अब वही $1 का डीजल और पेट्रोल खरीदने के लिए हमको 40 रुपया खर्च करना पड़ता है। निश्चित रूप से ऑयल पूल अकाउंट का डेफिसिट बढ़ा है पिछले 7 साल, और सरकार खुद कहती है कि इस देश में पिछले 7 साल में ऑयल पूल अकाउंट का डेफिसिट लगभग 20,000 करोड़ के आसपास पहुंचा। तो नुकसान सबसे बड़ा आपका क्या हुआ कि एक्सपोर्ट तो आपका बढ़ा नहीं, शायद वॉल्यूम ऑफ एक्सपोर्ट बढ़ गया। इस तकनीकी बात को समझिए, पार्लियामेंट में कितना बड़ा झूठ बोला गया इन दो व्यक्तियों के द्वारा, मनमोहन सिंह और चिदंबरम के द्वारा। ये पिछले 7 साल से दोनों लोग पार्लियामेंट को गुमराह करते रहे हैं, और मैं मानता हूं कि इनके ऊपर केस चलना चाहिए। क्या गुमराह किया इन्होंने 7 साल से पार्लियामेंट में कि हमारे एक्सपोर्ट्स बढ़ रहे हैं। जब भी सवाल आया पार्लियामेंट में, मेरे जैसे लोगों ने 3-3 बार सवाल पूछवाया कि एक्सपोर्ट की स्थिति क्या है, तो हमेशा इन्होंने कहा कि एक्सपोर्ट्स बढ़ रहे हैं, एक्सपोर्ट्स बढ़ रहे हैं, एक्सपोर्ट्स बढ़ रहे हैं। तो आंकड़े क्या देते थे कि पिछले साल हमने इतने टन एक्सपोर्ट किया, इस साल इतना ज्यादा टन कर दिया है। तो और इन दोनों लोगों को इस देश के लोग सामान्य रूप से बड़ा भारी अर्थशास्त्री बताते हैं। अब ये इंटेलेक्चुअल प्रोस्टिट्यूशन है कि अर्थशास्त्र है, तय करें हम इसको कि 7 साल से पार्लियामेंट में आप झूठ बोलते रहे, पूरे देश की जनता को गुमराह करते रहे कि हमारे एक्सपोर्ट, वॉल्यूम ऑफ एक्सपोर्ट बढ़ रहा है। वॉल्यूम ऑफ एक्सपोर्ट से मुझे क्या लेना देना, एक्सपोर्ट अर्निंग्स बताइए कितनी बढ़ रही है। अब वो बात खुली है। अब वो बात कैसे खुली है, जब सरकार जाने को हुई है तो हमारे देश के फाइनेंस सेक्रेटरी ने एक दिन कहीं कुछ कह दिया होगा, किसी पत्रकार ने उनको खींचा होगा, ड्रिल किया होगा, तो उनके मुंह से निकल गया होगा। तो उन्होंने कह दिया कि एक्सपोर्ट अर्निंग्स में तो बहुत बुरी तरह से कमी आई है पिछले साल। और अगर व्हाइट पेपर आए इस देश के पार्लियामेंट में तो आपको निश्चित रूप से पता चल सकेगा कि आपकी एक्सपोर्ट अर्निंग्स में कितनी कमी आई है। तो एक्सपोर्ट अर्निंग्स आपकी कम होती चली गई, इंपोर्ट बिल आपके बढ़ते चले गए। निश्चित रूप से क्या हुआ, ट्रेड डेफिसिट बढ़ गया। और 1991 में ग्लोबलाइजेशन के पहले जो ट्रेड डेफिसिट था इस देश में वो 2,000 करोड़ का था। आज ट्रेड डेफिसिट भारत सरकार के आंकड़ों के अनुसार 20,000 करोड़ का हो गया। तो 20,000 करोड़ का ट्रेड डेफिसिट लेकर हम बैठे हुए हैं, और ये रिकॉर्ड हुआ है। पिछले 50 साल में भारत की अर्थव्यवस्था में 20,000 करोड़ का ट्रेड डेफिसिट कभी नहीं हुआ जो अभी हुआ। दूसरा क्या नुकसान हुआ कि आपके देश में विदेशी कंपनियों को ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन के नाम पर खुली छूट मिली। क्या कह के कहा गया कि अगर विदेशी कंपनी नहीं आएगी तो कंपटीशन कैसे होगा मार्केट में, और कंपटीशन नहीं होगा तो भारतीय कंज्यूमर को फायदा कैसे मिलेगा मार्केट में। तो विदेशी कंपनियों को खुली छूट देनी ही पड़ेगी ताकि डोमेस्टिक इंडस्ट्री कंपटीशन में आ सके। तो आप देखिए, जब ग्लोबलाइजेशन शुरू हुआ था, नया था, तो पेप्सी आया था, कोका कोला आया था, और इस देश में उनको बुलाया गया था। उसी के साथ साथ एक इंडियन कॉम्पिटिटर भी था, पार्ले प्रोडक्ट्स। तो उसका थम्स अप था मार्केट में, उसका लिम्का था मार्केट में, कोका कोला था मार्केट में, और लहर पेप्सी था मार्केट में। तो 2 बाहर से आई हुई कंपनियां थी और एक इंडियन कंपनी थी। और इंडियन कंपनी पार्ले प्रोडक्ट्स तो बहुत बड़ी है, इसके साथ साथ कैंपा भी था, चरणजीत सिंह वाला 777 जो बेचा करता। और कैंपा के साथ साथ एक और था, गोल्ड स्पॉट।
भले ही छोटी कंपनी थी लेकिन मार्केट में कॉम्पिटिटर के रूप में तो उनकी हैसियत थी। तो क्या हुआ कि नया नया जब ग्लोबलाइजेशन शुरू हुआ था तो ऐसा माना जाता है कि उस समय कंपटीशन नहीं था। कंपटीशन तो तब होगा जब मल्टीनेशनल को खुली छूट मिलेगी। तो उस समय क्या होता था, आप प्राइसिंग में पैरिटी करके देख लीजिए।